नमस्कार। भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक माननीय श्री कश्मीरी लाल जी उपस्थित हैं। भाई साहब का स्वागत है भारत नीति प्रतिष्ठान के इस कार्यक्रम में। आज का जो विषय हमने चर्चा कर रखा है वह है वैश्वीकरण पर संकट और स्वदेशी का उभार। विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लगातार यह देख रहे हैं कि जो वैश्वीकरण की धाराएं, वैश्वीकरण की जो फोर्सेस थी वो खुद अपने में सिमट रही है और अब नेशनलिस्ट जिसे कहते हैं उस विचार को लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी सामाजिक परिस्थितियों को, अपने रोजगार को बचाने के लिए नीतियां लगातार बदल रही है और वैश्विक जो संगठन है उनको कमजोर करने की ओर काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में स्वदेशी एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गया है भारत की आर्थिक राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें। और स्वदेशी का महत्व स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार रखा है। तो स्वदेशी का जो विचार है यह विचार कोई नया नहीं है। यह विचार लगभग 19वीं सदी के मध्य में 1860-70 के आसपास इसका एक स्वरूप लेने लगा। और दादा भाई नौरोजी ने जब अपनी पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण के बारे में, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसको रेखांकित किया और भारत की आर्थिक नीतियों के बारे में, भारत की जो आर्थिक परिदृश्य था, व्यवस्था थी, उसके संरक्षण के बारे में कुछ विचार उठाए, कुछ बिंदु उठाए। तो ये चर्चा शुरू हुई कि हमारे आर्थिक चिंतन के लिए हमें क्या दृश्य रखना चाहिए, क्या विदेशी जो निवेशक हो, विदेशी शासन हो, उनको खुली छूट मिले कि हमारे संसाधनों का, हमारे रोजगार का, हमारे आर्थिक व्यवस्था का शोषण करते रहें। तो उसके बाद में हम देखते हैं लगातार दादा भाई नौरोजी ने जो विचार रखे उनसे प्रभावित होकर माननीय लोकमान्य तिलक, फिर अरविंदो घोष और पूरी एक परंपरा हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की, राष्ट्रवादी नेताओं की रही जिन्होंने स्वदेशी के विचार को प्रमुखता से रखा। और स्वदेशी आंदोलन जो चला भंग की योजना के खिलाफ, उससे जो देशभक्ति का उबार बाहर आया और एक हम कह सकते हैं कि जो स्व की भावना थी वो स्वदेशी में परिवर्तित हुई और स्वदेशी की जो भावना थी वो राष्ट्रवाद में परिवर्तित हुई और उससे राष्ट्रीय आंदोलन को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बल मिला। तो ये जो विचार है वो बहुत पुराना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गांधी ने स्वदेशी को एक नया डायरेक्शन दिया, नया दृश्य दिया। उन्होंने चरखे को अपना हथियार बनाया। विदेशी वस्त्रों की पूरी तरह से उन्होंने कहा कि इसका हमें बॉयकॉट करना है। तो एक बॉयकॉट का भी जो स्वरूप निकल कर आया और स्वदेशी वस्त्र, सूती वस्त्र, खादी के वस्त्र, ये इनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का एक प्रचलन बढ़ा और लोगों में भावना है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को हमें ही बनाना है, अपने स्तर पे हमें इसको खड़ा करना है। गांधी जी के बाद में हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद में जो स्वदेशी का जो स्वरूप हो गया वो फिर सरकारी स्वरूप बन गया, जिसमें जिसे हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना, जो आयात पे जो निर्भरता थी उसको धीरे धीरे कम करना और भारत स्वयं अपने पांव पर खड़ा हो, हमारा आर्थिक जो विकास हो अपने संसाधनों से हो, अपनी योग्यता से हो, अपने ही मानव संसाधन के आधार पर हो, उस पर पूरा जोर रहा। उसके बाद में फिर एक बार ऐसा परिदृश्य बना जिसमें कुछ विश्व के पूंजीवादी देशों ने यह समझकर कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस तरह से पेटेंट के आधार पर और पूंजी के आधार पर कंट्रोल किया जा सके, तो उन्होंने कुछ स्वरूप गैट का बनाया था। उसके बाद WTO की जो चर्चा शुरू हुई तो उसके विरोध में देश भर में फिर से जन जागरण हुआ और हम सभी जानते हैं कि उसमें जन जागरण के लिए और आंदोलन करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ और स्वदेशी जागरण मंच ने इस पूरे आंदोलन को बहुत तत्परता से आगे लिया। देश में जन जागृति हुई और कई ऐसे मुद्दों पर जिनमें भारत सरकार विदेशी ताकतों के या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में कुछ ऐसे निर्णय करने वाली थी जिनसे हो सकता है दीर्घकालीन कुछ नुकसान होते, तो स्वदेशी जागरण मंच ने बार बार ऐसे किसी भी निर्णय को होने देने से रोका और लगातार सही नीतियों का सुझाव दिया। और हम सब ये जानते हैं
कि उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था किसी संकट में नहीं फंसी, जबकि दुनिया के कई देश बार बार उथल पुथल में फंसते रहे। और आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिसमें जो वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाली ताकतें थी, जो अपने स्वार्थ के लिए डब्ल्यूटीओ को लेके आई थी, उसके जो कानून कायदे जो बनाए थे ताकि विकासशील देशों को, गरीब देशों को लगातार दबाया जा सके और पूंजी आधारित और तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था उनके ही हाथों में केंद्रित रहे, तो उस व्यवस्था को जो बढ़ाने वाले थे, हम देखते हैं अचानक से उन्होंने एक 180 डिग्री का पूरा टर्न ले लिया और अपनी ही नीतियों से पूरी तरह से विमुख होकर अब वो राष्ट्रवादी संरक्षणवादी नीतियां जिसे कहते हैं, जिन नीतियों का हमारे ऊपर वो जो आरोप लगाया करते थे, अभी उन्हीं नीतियों का वो खुद पालन करने लग गए। एकदम से अपने व्यापार को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने रोजगार को बचाने के लिए ऊंचे टैरिफ लगा रहे हैं और पूरे विश्व में एक तरह की उथल पुथल मची है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री जी ने फिर से स्वदेशी का आह्वान किया है। तो ये स्वदेशी बड़ा व्यापक विषय है। मूल इसका स्व है, राष्ट्र का जो भाव है, और स्व का जो भाव है वो स्व राष्ट्र से आता है, स्व की हम जिसे कह सकते हैं हमारी संस्कृति से आता है, स्व भाषा है, स्व भूषा है, स्व भोजन है। तो स्वदेशी का जो भाव है, व्यापक भाव है, हम आज अपेक्षा करेंगे, हमारे निवेदन करेंगे माननीय कश्मीरी लाल जी से, इस विषय पे भी हमारा मार्गदर्शन हो। ये विचार, स्वदेशी का विचार, इसका दर्शन और ये जो यात्रा है स्वदेशी की, जो आंदोलन की, विचार की जो यात्रा है, और अब जो एक नया स्वदेशी के अभियान चल रहा है, तो उपली ब्रिटिश उपनिवेशवाद से लेकर आज तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हमें अगर फिर से स्वदेशी की बात करनी पड़ रही है, तो क्या परिस्थितियां हैं, आगे हमारे लिए क्या उचित मार्ग हो सकता है, इन सब पर मार्गदर्शन के लिए आज हमारे साथ माननीय कश्मीरी लाल जी हैं। भाई साहब से निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप यहाँ इस कक्ष में बैठे हुए और जो ऑनलाइन भी श्रोतागण, विद्वान योग्य व्यक्ति बैठे हैं, मैं सबको एक बार सादर प्रणाम करता हूँ। आज श्री कुलदीप रत्नू जी ने भारत नीति संस्थान के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम रचा है, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि एक बड़े ही प्रासंगिक विषय पर, बड़े ही जिसको हॉट टॉपिक बोलते हैं, उस पर आपने चर्चा रखी है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भूमिका की आवश्यकता इस विषय पर नहीं है, क्योंकि जितना मैं आपको बताऊंगा उससे ज्यादा किसी किसी क्षेत्र में आप लोग जानते होंगे। मोटा रूप से जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाए, तो चाइना के तो हम जले हुए थे ही, लेकिन अमेरिका के टैरिफ वार से और ट्रम्प 2.0 के आने से ये मामला और गर्मा गया, बढ़ गया। कभी वो 50% टैरिफ, कभी 80% टैरिफ, किसी देश पर 100% टैरिफ, बैठे बैठे फिर 200% टैरिफ कर दिए, फिर बढ़ा कम करके फिर 35% कर दिए। तो ये जो उथल पुथल हुई, तो लोगों को लगने लगा कि अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। तो ये इस सारी ऊहापोह में से आम आदमी के मन में और पूरी दुनिया के देशों के मन में भी स्वावलंबन होना चाहिए, आर्थिक अपनी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, इस पर चर्चा होने लगी, इस पर बातचीत होने लगी। दूसरा ये भी है कि हम लोग स्वदेशी का आंदोलन जो है, स्वदेशी जागरण मंच जब 1991 में शुरू हुआ, तो तब से ये प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब और अब के अंदर मुद्दे काफी बदल चुके हैं। उससे हम बार बार करते थे कि मिट्टी के पॉट स्वदेशी होने चाहिए, अब की बार चर्चा चलती है कि रोबोट स्वदेशी होने चाहिए। उस समय आम चर्चा चलती थी कि आचार, मुरब्बा, आचार ये अपना होना चाहिए। इस बार IPR पर चर्चा चल रही है कि वो अपना होना चाहिए। तब बहुत अंकल चिप्स की चर्चा चलती थी और सब कहते हैं कि भाई आलू चिप्स स्वदेशी होने चाहिए।
अब वो अंकल चिप्स की बात नहीं करते, अब ये कहते हैं कि माइक्रो चिप्स भी स्वदेशी होने चाहिए। और गांधी जी के टाइम पर चरखे पर बहुत जोर चलता था, तो वो आज भी हैंडलूम स्वदेशी होना चाहिए, मशीनें स्वदेशी होनी चाहिए। चरखे से अब यात्रा चंद्रयान तक पहुंच गई है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस विषय पर आया है। दूसरा, युद्ध की शैली के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि पहले कोई सीआईडी वाला बताता था कि इस देश की तैयारी क्या है, कैसे है, तो आदमी सीआईडी वाले से, जासूसों से भिड़ते थे। आजकल यही पता नहीं है कि जो हम 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे प्रयोग करने से पहले दुश्मनों को बता देता है। तो इसलिए लड़ाई का स्वरूप भी बदला है। पहले लड़ाई सीमा के पार जाके करनी पड़ती थी, अब अपने घर से ही ड्रोन चलाते हैं, अपने घर से ही इस प्रकार से प्रक्षेपास्त्र फेंकते हैं कि सीमा पार किए बगैर शत्रु नष्ट हो सकता है। तो ऐसे में स्वदेशी का महत्व और बढ़ गया है कि युद्ध के शस्त्र केवल बढ़िया नहीं होने चाहिए, अपने भी होने चाहिए, तभी वो अपने हाथ से काम करेंगे। अभी इन दिनों हमारे देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी जी ने जो अपना यूनिवर्सिटी बंगाल की है खड़गपुर, उसके अंदर भाषण देते हुए बड़ा अच्छा एक बात बताई कि पहले युद्ध और प्रकार के होते थे। तो किसी शायर ने लिखा है, गुज़िश्ता जंग में घर ही जले थे, मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर यानी कपड़े जले थे, इस बार अजब नहीं कि परछाइयां भी जल जाएं। तो युद्ध के शस्त्र अस्त्र जिस प्रकार के बने हैं, ऐसे में अपने स्वदेशी शस्त्र अस्त्र होना और जरूरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि आजकल बटालियन युद्ध नहीं लड़ती हैं, बल्कि बॉटनेट युद्ध लड़ते हैं। आजकल आर्सेनल और एम्यूनिशन से लड़ाई नहीं हो रही है, एल्गोरिथम से लड़ाई हो रही है। तो इस नए स्वरूप के अंदर स्वदेशी का महत्व टेक्नोलॉजी के अंदर और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा संजीदा हो गया। और अभी तक आईटी के क्षेत्र में हम माने तो जाते थे कि हम अग्रणी हैं, और जितना कमाई तेल उत्पादक देश लगभग 290 बिलियन डॉलर के लगभग वो तेल से कमाते थे, उससे ज्यादा हमारे नौजवान आईटी से कमाते थे। लेकिन ये माना जाता था कि हम आईटी के अंदर साइबर कुली के नाते काम कर रहे हैं। तो अभी अपने आईटी हाउसेस होने चाहिए, उसमें भी स्वायत्तता होनी चाहिए, वरना ये आगे की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो इसलिए इस बार स्वदेशी इस प्रकार से प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर आया है। और धीरे धीरे अगले प्रश्न आप करते जाएंगे और उत्तर हम सब देते जाएंगे, तो उससे और ध्यान में आएगा कि किस प्रकार का स्वदेशी का स्कोप बड़ा है, स्वदेशी का विजन बड़ा है, स्वदेशी की परिभाषा भी थोड़ी थोड़ी बदल रही है, मूल वही होने पर भी। तो ऐसे सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वन वे बोलता जाऊं, तो उसकी बजाय हमारे सामने बहुत योग्य व्यक्ति बैठे हैं, कुलदीप रत्नू जी, और कभी स्वदेशी पत्रिका जो छपती उसके संपादक भी रहे हैं। तो जो मैं विषय जानता हूँ वो भी जानते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर द्वारा और अच्छा हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि कई बार उत्तर से ज्यादा आदमी समझता नहीं, अच्छे प्रश्न से ज्यादा भूमिका स्पष्ट हो जाती है। तो मैं कुलदीप जी से कहूंगा कि आप एक एक करके प्रश्न करते जाएं और हम उत्तर उसका तलाशते जाएंगे। जी भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब, जो स्वदेशी का ब्रिटिश उपनिवेश काल में जो आंदोलन चला, वह शोषण के विरुद्ध था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो शासन की जो नीतियां थी और वेल्थ का ड्रेन हो रहा था,
तो उसके विरोध में पूरा आंदोलन चला। फिर दूसरा जो बड़ा आंदोलन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के बाद हुआ, वह एक तरह से जबरन जो वैश्वीकरण थोपा जा रहा था डब्ल्यूटीओ के मार्फत और पेटेंट रेजिंग के मार्फत, उसके विरोध में खड़ा हुआ। अब जो स्वदेशी का अभियान है, क्या यह भी कुछ विरोधी अभियान की तरह है या इसका स्वरूप कुछ अलग है? आप इसे कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इसमें इतिहास भी आ जाएगा, वर्तमान भी आ जाएगा। 1905 में ऐसा बताया जाता है कि जो सबसे पहला बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन चला था, वो ऐसा माना जाता है कि इस किस्म की जो आज स्वदेशी की परिभाषा की जा सकती है, उसमें वो पहला आंदोलन था। और 1991 के अंदर डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय और डंकल के प्रपोजल को देखते हुए जो समाज भयभीत हुआ था, उस समय जो आंदोलन चलाया था, आपने बताया दूसरा। और तीसरा इस समय वर्तमान जो समय में स्वदेशी चल रहा है। तो आपने पूछा कि इसमें अंतर क्या है, तो देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं है। जो उससे में बड़ी जाबर ताकत थी, वैश्विक ताकत थी, दूसरों को गुलाम बनाने वाली ताकत थी, उसके खिलाफ ही चला है। 1905 में ऐसा शासन था अंग्रेजों का कि ऐसा बोलते थे कि उनके शासन काल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो थी। तो उसने बंगाल के ऊपर जबरदस्ती विभाजन थोपा, तो लाल बाल पाल ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक क्रूर ताकत, हेजेमोनियल ताकत के खिलाफ वो लड़ाई हुई थी। 1991 आया तो उसमें भी यूएस और साथ में जो इस प्रकार के देश थे जिन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स नाम से 1944 में किया दुनिया को लूटने का, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये पता लगा कि अब वार फ्रंटियर से नहीं हो सकता, अब वार मंडियों से होगा, अंदर देश की जो है वो अर्थव्यवस्था से होगा, अंदर से होगा। तो तब से उन्होंने अपना तरीका बदला और वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना। उस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जब वो भी बेकार होने लगे तो उन्होंने सर्विसेज का सहारा लेकर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, ट्रिम्स वगैरह को, ट्रिप्स को जोड़ करके डब्ल्यूटीओ बनाया। तो उस समय भी उन्हीं ताकतों के खिलाफ था। आज भी चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, दोनों बड़ी ताकतें हैं, दोनों के खिलाफ हम सतर्क हैं। उससे भारत को बचाने की एक की डैम्पिंग और एक के टैरिफ, उससे जो खतरा है तो उससे देश को कैसे बचाया जाए, ये तीनों में एक प्रकार से काम चल रहा है। तो उसके खिलाफ वही ताकतें हैं जिनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन ये चल रहा है। आपने अभी जो विषय रखा भाई साहब, उसमें आपने बताया कि स्वरूप बदला है और हम चिप्स से माइक्रोचिप्स और उनमें आ गए हैं, विषय बदल गया, उनके स्वरूप बदल गए हैं आंदोलन के, और हम पहले से आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि ट्रंप के जो टैरिफ अचानक से लगे, एक तरह से वो जोल्ट था, जोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसको हम कह सकते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो एक झटका अचानक से लगता है और उसके बाद एम्फेसिस या कहना चाहिए कि हमारा सारा जोर आया है स्वदेशी के ऊपर। तो ये कोई नी जर्क रिएक्शन जैसा नहीं लगता कि कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं थी और अचानक से टैरिफ आ गया तो हमें स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ व्यापक दृष्टिकोण भी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसमें एक अंतर मैं बताना भूल गया था कि पहले जो दो आंदोलन चले, 1905 वाला, 1991 वाला, उसको उस समय की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी आंदोलन चले। लेकिन ये आंदोलन में अंतर यह है कि सरकार समाज के साथ है। तो सरकार है, समाज है, स्वदेशी जागरण मंच है, तीनों का एस एक ही जगह जा रहा है और वो कुल मिलाकर के सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहा है। तो ये भी एक अंतर रहा। अब ये दूसरा प्रश्न है कि क्या ये नी जर्क रिएक्शन है, यानी ये कोई अचानक से ट्रंप आया और उसने बोला कि मैं इतने प्रतिशत लगाऊंगा तो
हड़बड़ी के अंदर सबने जय स्वदेशी बोलना शुरू किया, या प्रधानमंत्री जी ने भी इसी प्रकार से बोलना शुरू किया जैसा कि कुछ लोगों का कहना होता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति के साथ हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये पहली बार है कि देश की प्रधानमंत्री का दायित्व ऐसे व्यक्ति के पास है जो इस दायित्व पे आने पर पहले 3 बार नहीं 4 बार एक प्रदेश का सबसे अच्छे प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। और जो संकट या जो विजिकल जो एटीट्यूड अमेरिका का है, ये उस समय भी गोधरा कांड के समय आपको ध्यान में होगा कि दिखाई दिया कि उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में घुसने नहीं देंगे और अगर वो मोदी जी आएंगे तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस प्रकार की धमकियां, गीदड़ धमकियां, ये इस मौजूदा सरकार ने इस 2014 में शासन से आने से पहले इनके भुगतभोगी है, इनके तरीकों को जानते ही ये हाथ आजमाए हुए हैं। और आपको ध्यान में होगा कि 2014 में आते ही प्रधानमंत्री जी ने भारत की विशेषताओं से दुनिया को अवगत करना शुरू किया था। और किस प्रकार से 2015 के अंदर ही जो 1905 का आंदोलन चला था, तो वो 7 अगस्त को चला था, तो उस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के नाते मनाना शुरू किया। जो वर्तमान प्रधानमंत्री और सारी सरकार तब से उसको याद कर रही है, उस चेतना को याद कर रही है। आप ये भी जानते होंगे कि किस प्रकार से आगे 2014 के अंदर ही 170 सदस्य जो यूनाइटेड नेशन में बैठे थे, तो उनसे ये जो प्रस्ताव रखा गया था कि भारत की सबसे प्राचीन विधि जो आज के फार्मा उद्योग को चैलेंज करने वाली थी, और वो थी कि योग, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। तो तब से ये मनाया जा रहा है। तो ये भी एक स्वदेशी का प्रयोग था। उसके बाद मिलेट के लिए कहना शुरू किया। और कोविड के अंदर तो आपको ध्यान में होगा कि जो भाषा आज बोली जा रही है, लोकल के लिए वोकल होना चाहिए, बाहर से आयात कम करनी चाहिए, स्वदेशीकरण यानी आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, विकसित भारत बनाना तो उसके लिए आत्मनिर्भर होगा। और जब हमको कोई वैक्सीन देने से उन्होंने मना किया था, तो भारत ने 2-2 वैक्सीन अपने यहाँ बनाई थी। तो ये तब भी एक सिस्टमैटिक एक के बाद एक चलता रहा है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा स्टडी किया है कि जो मन की बात मोदी जी कहते हैं हर महीने, तो उसके अंदर लगातार उसने बताया कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का, लोकल वोकल का, स्वदेशी का ये वर्णन आता जा रहा है। कहने के लिए वो बात वो जो है, जो मेक इन इंडिया की बात होती थी, लेकिन उसमें भावना मेड बाय इंडियन को प्राथमिकता होती थी। जो स्वदेशी भी इसके लिए डिफरेंशिएट किया जाता है कि केवल भारत में बने नहीं, भारतीय द्वारा बने। और आपने कई बार सुना होगा कि उन्होंने दिवाली के मौके पर, उन्होंने त्योहार के मौके पर कहा कि वो चीज इस्तेमाल की जाए जिसके अंदर भारतीय के पसीने की गंध हो, जिसमें भारतीय का हाथ लगा हो, जो उनको भी त्योहार मना सके, जो त्योहार मनाते हैं उनके लिए भी सक्षम हो जाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सारे संकेत दिए कि हमको देसी चीजों के लिए, स्वदेशी चीजों के लिए ये आग्रह रखना चाहिए। और उसके बाद आपने अगर ध्यान किया हो तो किस प्रकार से युद्ध के शस्त्रों अस्त्रों के अंदर भी आत्मनिर्भर हो जाए भारत। और जो हमारे पास हम बहुत विद्वान व्यक्ति अनिल शर्मा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, ये आंकड़े भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से कितने हम आयात करते थे, उससे ज्यादा का हम एक्सपोर्ट छोटे अपने हथियारों के अंदर कर रहे। कितना सर? 26,000 करोड़ 2014-15 में इंपोर्ट बिल था ठीक है। डिफेंस का, जो अभी 23-24 में वो 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और जो 2030 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर स्वदेशी आए। तो ये अचानक जो बोला, तो ये नी जर्क यानी जैसे वो घुटनों के नीचे हाथ मारता तो पैर अपने आप आगे उछलता है, ये वैसा रिएक्शन नहीं था।
ये प्रोएक्टिव रिएक्शन था, ये सोचा समझा रणनीति का परिणाम आ रहा है। और कहीं घबराहट नहीं, कहीं उबड़ खाबड़ बयान नहीं आ रहे ट्रंप की तरह, बड़े आराम से कह रहे कि हम तो समझौता चाहते ही हैं, हम तो बातचीत चाहते हैं, लेकिन एक एक करके रूस का तेल नहीं लेंगे, फला नहीं करेंगे, वो भी अपनी बातें कहते हैं। नी जर्क रिएक्शन एकदम नहीं है, विवेकपूर्ण सोचा समझा ये रणनीति के नाते आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, जब मैं स्वदेशी पत्रिका का संपादक था और स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी पर था, एनडीए की गवर्नमेंट बन गई थी, माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी थे, तो कई मुद्दों पे वैचारिक जिसे कहते हैं टकराव की स्थिति भी कई बार बनती थी। उसके साथ साथ चूंकि स्वदेशी आंदोलन हुआ तो आम जनता में कौन सी वस्तु स्वदेशी है, कौन सा विदेशी है, यह हम सूची बना के बहुत उसका प्रचार करते थे। और फिर जब आंदोलन ज्यादा आगे बढ़ गया तो स्वदेशी विदेशी वस्तुओं से भी आगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ गए, पेटेंट के मुद्दे आ गए, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे आ गए, टेक्नोलॉजी के मुद्दे आ गए। तो उनपे पॉलिसीज के इश्यूज पे भी स्वदेश जागरण मंच काफी सक्रिय रहा, उस पर काम रहा। तो इसी दौरान किसी पाठक ने हमें पत्र भेजा कि भाई आप स्वदेशी पत्रिका में बड़े बड़े मुद्दे बहुत उठा रहे हो, लेकिन आप स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की आप जो सूची है वो आप नहीं दे रहे हो पिछले 2-3 अंकों से। तब मुझे लगा कि ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है। मैं दत्तोपंत जी से लगातार मिलता रहता था और कई बार दत्तोपंत जी बुला के कुछ संस्मरण भी अपने लिखवाते थे। तो मैंने माननीय दत्तोपंत जी से निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब इस तरह का एक सुझाव आया है कि आप स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की लिस्ट आप क्यों नहीं हर अंक में छापते हैं। तो दत्तोपंत जी ने हंसते हुए कहा कि बात तो उनकी ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं, तो हमें भी पता नहीं लग पाता कि जुलाई में हम जिसे अपनी स्वदेशी कंपनी मानते हैं वो सितंबर या अक्टूबर तक आते आते विदेशी हो जाती है। तो वह मुद्दा मुझे लगता है कि आज भी रिलेवेंट है, इसलिए कि अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें विदेशी निवेश बहुत, भारतीय कंपनियां हैं लेकिन जिनमें विदेशी निवेशकों का अच्छा, तो मेरे ख्याल से शायद एचडीएफसी एक बैंक जिसे हम भारतीय मानते हैं लेकिन उसका विदेशी निवेश ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे कई हमारे सामने उदाहरण आ गए हैं जिनमें स्वदेशी और विदेशी और उसमें किसका कितना निवेश और किसका कितना मैनेजमेंट का कंट्रोल, वह बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में पहला तो ये है प्रश्न कि जो अभी वापस चर्चा शुरू हुई कि भाई आप बाजार में जाएं तो यह हमारा जो दुकान है इसमें सिर्फ स्वदेशी सामान है या यह सामान स्वदेशी है, इस तरह की एक अपील और ऐसा अभियान भी चल रहा है। तो क्या स्वदेशी की जो विचार है, जैसा हम भी इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं और आपने उसके बारे में थोड़ा पक्ष भी रखा, और मोदी जी की सरकार भी लगातार आत्मनिर्भरता की भी बात कर रही है, आर्थिक संप्रभुता की भी बात कर रही है, तो क्या इसको सिर्फ हम सीमित करके रखें कि बाजार में जो वस्तुएं हैं बिक रही हैं उन्हीं तक हम स्वदेशी का आयाम रखें, उसको थोड़ा और हमें ब्रॉड बेस्ड करना चाहिए, उसका थोड़ा विस्तार करना चाहिए स्वदेशी के बारे में जब हम बात करें? मुझे लगता है कि दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं और उसमें आजकल ऐसा स्वदेशी जागरण मंच की और से जगह जगह यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, हर दुकानदार को ऐसा स्टिकर दे रहे हैं, ऐसा पोस्टर दे रहे हैं। और मैं कल भी एक जगह गया तो बड़ी खुशी खुशी लोग दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको छपवाना नहीं पड़ रहा है और आपने छपा दिया तो आपके धन्यवादी हैं। फिर साथ में उनकी दुकान पर इस प्रकार की सूचियां भी देके आते थे जिसमें स्वदेशी और विदेशी की सामानों की लिस्ट बनी होती है। तो पहली बात तो ये है कि स्वदेशी कौन सा, विदेशी कौन सा, तो ये प्रश्न तो ठेंगड़ी जी ने ठीक ही कहा कि थोड़ी परिभाषा तो नहीं, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन उस समय काफी बदले थे, अब स्थिर हो गए हैं। अब ऐसा हो गया है कि कुछ जो चीजें ऐसी भी थी जैसे कोरस है, केटली है, कुछ बड़ी गाड़ियां हैं जो टाटा ने एक्वायर कर ली तो वो स्वदेशी हो गई। ऐसी सूची कम होती जा रही है कि पहले स्वदेशी थी अब विदेशी हुई है।
ऐसी सूची बढ़ती जा रही है भारतीय उद्यमियों की हिम्मत के साथ और भारत के अंदर लोगों की स्वदेशी के कारण से, कि वो लोग जो विदेशी चीजें भी स्वदेशी बनती जा रही हैं, उस ओर भी लोगों का ध्यान देना आवश्यक है। सामान्यतः हम 3 बातें कहते हैं कि कंपनी का मालिक भारतीय हो, नंबर 2 ज्यादा शेयर भारतीयों के हो, और तीसरा हेडक्वार्टर उस कंपनी का भारत में हो, ताकि रॉयल्टी है, पैसा है, वो भारत का भारत में रहे। भारतीय व्यक्ति भी है, विदेश में रहता है, वहीं हेडक्वार्टर है, वहीं उनकी कंपनी है, वो पैसा विदेश में जाएगा। तो दूसरों की तो अच्छा है, लेकिन वो एकदम स्वदेशी नहीं कहा जा सकता। तीसरा ये है कि भ्रम तो आम समाज को रहता है। मुझे लगता है कि आपने वो प्रश्न जरा कम उठाया, तो मैं अपनी ओर से उठा देता हूँ कि ये भ्रम हमेशा रहता है। ये हनुमान जैसे विद्वान आदमी को भी भ्रम पड़ गया कि भगवा कपड़ा देख करके उसने उसको देवता मान लिया और वो काल नेमी राक्षस था। और सीता जैसी विदुषी महिला को भी सोने का जो है हिरण नहीं हो सकता, तो उस पर भ्रमित हो गई। और कोई सामने राक्षस भिक्षा मांग रहा और कह रहा है कि इस रेखा को पार कर दो, लक्ष्मण रेखा को, भारतीय कंपनियों की जो बनाई हुई रेखा है, तो उसको पार कर दो। तो वो पार कर गई। और मुझे लगता है कि ये सब सांकेतिक बातें थी, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए कि किसी चमकती हुई चीज पर भ्रमित ना हो जाए। वो कभी हमारा भला नहीं करने वाला सोने का मृग नहीं हो सकता। तो इसलिए समझाने के लिए आज की महिलाओं के लिए वो कहा गया है। और हनुमान जी का काल नेमी वाला प्रसंग भी इसीलिए बताया गया कि आज भी हम टूथपेस्ट के नीचे वैदिक शक्ति लिखा हुआ है, तो हम भ्रमित ना हो जाए कि ये भारतीय है। वो कोलगेट ही है, वो विदेशी कंपनी है। चाहे उसमें लौंग का, चाहे सौंफ का, चाहे इलायची का, सब बातें लिखी हुई, तो विदेशी है। लेकिन कंपनी का मालिक विदेशी है, कंपनी का हेडक्वार्टर विदेशी है, कंपनी का पैसा रॉयल्टी बाहर जा रही है, तो वो विदेशी है उसमें से। तो इसलिए इसके लिए हम बार बार सूचियां भी मांगते हैं, बांटते हैं। तो ये सूचियां बांटी जा रही हैं और जागृति करना प्रमुख कार्यकर्ताओं का काम है। वो अपने जैसे अब बहुत लोग इसको काम कर रहे हैं। काफी लोग पूछते हैं कि बाटा स्वदेशी है ना, हम कहते हैं स्वदेशी नहीं विदेशी है। बोले टाटा का तो भाई बाटा है। कहीं महिलाएं चक्र देखती है तो उनको लगता है अशोक चक्र है, लेकिन पता लगता है कि वो जो है वो विदेशी, जो क्या बोलते हैं, जो साबुन की कंपनी है, जिसमें चक्कर लगा व्हील वाला साबुन है, तो ये विदेशी है। तो ऐसी चीजों पर अवगत कराना बहुत जरूरी है। अब जो आपका दूसरा प्रश्न था साथ में कि क्या स्वदेशी वस्तुओं तक सीमित है, सबसे बाजार में मिलने वाली वस्तुओं तक ही रखा जाए। हाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत पहले से हमने कहना शुरू किया कि बाजार में मिलने वालों चीजों के बारे में तो ध्यान रखा जाए, लेकिन अपनी भाषा है, ये भी स्वदेशी होना बहुत आवश्यक है। भाषा से मन बदलता है। फिर अपनी भूषा है, वेशभूषा स्वदेशी। तो भाषा, भूषा, भवन, भोजन, और एक जो कोरोना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लगी, लोगों को भी आज भी समझ में आई है, भेषज मैंने दवाइयां भी भारतीय है, वो और बीमारियां बढ़ाती नहीं है, उसका पक्का इलाज करती है। तो भेषज भी। और लास्ट में हम बोलते हैं भावना, अपने त्योहार, वैलेंटाइन डे बनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, तो सोच समझ भी विदेशी बनती जाएगी। और धीरे धीरे कब स्वदेशी अपने अंदर आ जाएगी, ये समझ में नहीं आएगी। डॉक्टर हेडगेवार जी के समय पर भी एक बार ये बात चली थी कि लोगों ने कहा कि टोपी खादी की होनी चाहिए या सूती होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि टोपी तो स्वदेशी होनी चाहिए, लेकिन टोपी के लिए जो खोपड़ी है वो भी स्वदेशी होनी बहुत आवश्यक है, उसका ज्यादा ध्यान रखो। तो आज भी जो चीजें हम बाजार में बिकती हैं, उसके अलावा जो चीजें प्रयोग की हैं, संस्कार की हैं, उसमें भी स्वदेशी होना बहुत आवश्यक है। मैं ठेंगड़ी जी की एक कोट आपको सुनाना चाहता हूँ, और उसमें उन्होंने एक डेविड मैक्रोड नाम के विदेशी जो है विद्वान को कोट किया। उन्होंने कहा, द फंडामेंटल फैक्टर्स मेकिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ
आर नॉन इकोनॉमिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक इन नेचर। यानी जो चीजें बहुत तब्दीली लाती हैं वो नॉन इकोनॉमिक भी हैं, उसको पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, और नॉन मटेरियलिस्टिक भी हैं। उदाहरण देते हैं, इट इज द स्पिरिट दैट ब्रीड्स द बॉडी। ये आत्मा ही है जो शरीर की निर्मित करती है, और वो सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती है। इसलिए नॉन मटेरियल, नॉन इकोनॉमी, ना खरीदे जाने वाली चीजों की और भी देखना, ये स्वदेशी है कि विदेशी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वदेशी एक भाग इसको भी ध्यान देता है। अच्छा उमेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि जो इस तरह से चीजें बदल रही हैं लगातार, जैसे स्वामित्व की बात हुई कि विदेशी कंपनियां भारतीय हो रही हैं, और ऐसा उल्टा भी हो रहा है, भारतीय कंपनियां भी विदेशी हो रही हैं। तो ऐसे में जो एक भ्रम की स्थिति होती है, उसको दूर करने के लिए क्या हमको सतत सिर्फ अध्ययन करना होगा, या कोई मंच भी है जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे लोग आजकल अखबार भी पढ़ना छोड़ चुके हैं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और उसी में से हमें लग रहा है कि हमारी भी कोई सार्थकता है स्वदेशी जागरण मंच बनाने की। क्योंकि सबको अगर ज्ञान पहले से होता तो फिर इस प्रकार की जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के पत्र छपाने की आवश्यकता नहीं है, स्वदेशी की वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं का हमेशा ही ये फर्ज रहता है कि आसपास में जो ओपिनियन मेकर हैं लोगों को समझाएं। मुझसे फौजी ने भी ये प्रश्न किया था कि मैं तो फौज छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले कि समझ में नहीं आता कि कल तक हमको कहते थे कि पाकिस्तान को आप ईद मुबारक कहो, उनको मिठाई दो, कल बोल रहे हैं कि लड़ाई हो गई है, अब उसके पास गोलियां चला दो। बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा मित्र था, तो थोड़े दिन के बाद में कहने कि बांग्लादेश के साथ जो है अब ये हमारा शत्रु बन गया है, तो इस पे बंदूकें तान लो। फिर मालदीव के साथ बहुत अच्छा हमारा रिश्ता था, फिर बोलने लगे। तो बोले इसलिए रोज कौन दुश्मन है कौन सज्जन है ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तो फौज छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा रहे भैया, ये तो घर के अंदर भी होती है, कभी कभी तो रिश्तेदार भी अपने उल्टे पड़ जाते हैं, तो रिश्तेदारों के साथ अपना विवेक जारी रखना चाहिए, अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। और अगर समझ में ना आए तो अच्छे बुजुर्गों से सलाह ले लो। तो वही काम है। उमेश जी ने बोला है प्रश्न। उमेश जी, हम जैसे कार्यकर्ताओं को समाज के अंदर अपना अपना क्षेत्र बांट करके और कौन सी कंपनी परिवर्तित होगी है उसकी जानकारी देना, कौन सी सर्विसेज जो है किस देश की हमारे लिए खतरनाक है ये भी बताना। और आज उस गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर दुकानदार बेचारा रो रहा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के कारण से हमारा धंधा चौपट हो गया है, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो उसका विकल्प बताना कि ओएनडीसी भी अपना यहाँ प्लेटफॉर्म है जो स्वदेशी चीजों को प्रमोट करता है, बहुत कम पैसा लेता है। ये सब जानकारियां देनी सज्जन लोगों का, विद्वान लोगों का, समझदार लोगों का काम होता है। और कुछ प्रयास स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है, कुछ आप जैसे और सज्जन करेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी एक भाई साहब, अभी आपने जैसे स्वदेशी का कहा कि कंपनी का मालिक भारतीय हो और हेड ऑफिस उसका भारत में हो, एक और जो पैरामीटर जो दिया जा रहा है कि उसको बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो, तो अब उसमें एक बात उठती है कि हम बड़ी मात्रा में ऐसे खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का चाइना या अन्य देशों से आयात करते हैं, यहाँ हम असेंबलिंग करवाते हैं और उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल फोन है हुए, ऐसे कुछ गैजेट्स जो हैं उनका असेंबलिंग होती है और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने के लिए हम वो मेक इन इंडिया है, हम कहते हैं कि वो मेक इन इंडिया है, हम सिर्फ पार्ट्स मंगा रहे हैं और उसका असेंबलिंग कर रहे हैं और फिर उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट में भी वो शो हो रहा है और मेक इन इंडिया के अंदर भी सारी सुविधाओं का उनको मैन्युफैक्चरर्स को फायदा भी मिल रहा है और भारतीयों का पसीना भी थोड़ा बहुत, भले एसी कमरे में भी काम कर रहे हैं पर उनका श्रम तो लग ही रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या यह भी एक क्राइटेरिया रखा जाए, क्या उन्हें भी स्वदेशी वस्तु ही माना जाए? ऐसे कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के समय पे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय पर भी ये प्रश्न आता था, तो वो अपने सरल शब्दों में समझाते थे कि हम चाहत से देसी हैं,
यानी स्वदेशी सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, जो आस पास में है, जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल कहा है, तो सबसे पहला वही अच्छा है। उसमें जरूरत से हम स्वदेशी हैं। जो चीज आस पास में नहीं मिल रही है तो ऑल इंडिया ब्रांड है, स्वदेशी का है, वो लेना चाहिए। तो चाहत से हम देसी हैं, जरूरत से स्वदेशी हैं, मजबूरी में विदेशी हैं। जो चीज उपलब्ध नहीं हो रही तो विदेशी लेने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि काम तो चलाना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक शब्द जड़ा, ये मजबूरी धीरे धीरे कम होती रहनी चाहिए, ये आदत नहीं बननी चाहिए। मैं डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी पढ़ रहा था और आजकल संत का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसकी और भी प्रासंगिक हो गया। तो उनसे एक शिक्षार्थी ने पूछा कि क्या हमको ये चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस समय एक भी लेंस भारत में नहीं बनता था, तो क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, नहीं पहनोगे तो खड्डों में गिरोगे। तो जिनकी नजर कमजोर है उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। उसी वाक्य में उन्होंने साथ में कहा, ये जो नीले पीले चश्मे पहनते हैं शौकिया के लिए, ये हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। तो जो चीज नहीं है उसके लिए आवश्यक है। उस समय जो ये चीनी है, ये चीनी की मिल भी भारत में नहीं होती थी, तो मलेशिया से अंग्रेज लोग बना करके चीनी लाते थे। तो तब लोग कहते थे कि चीनी का इस्तेमाल ना करो, तो बोले कि देसी खांड भी बननी शुरू हुई है। और एक गजब की बात है कि केली रोड पर नागपुर के अंदर एक दुकान थी जिसने ये पहली बार भारतीय शक्कर यानी व्हाइट शक्कर को इस्तेमाल करना शुरू किया, थोड़ा पीला रंग होता। तो डॉक्टर हेडगेवार जी खाली समय में उस दुकान पर बैठते थे प्रचार करने के लिए कि चीनी लोग ना लें और ये करें। तो इस प्रकार के जो विकल्प हैं, जो चीजें हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। और जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है वो इस्तेमाल करें। धीरे धीरे ठेंगड़ी जी ने, गुरु अपने दीनदयाल जी ने कहा था कि विदेशी का भी स्वदेशीकरण होता जाए और जो स्वदेशी है वो युग अनुकूल होती जाए। तो ये एक एक स्टेप आगे चलने की बात है, लेकिन मिनिमम से शुरुआत करनी चाहिए। कम से कम FMCG चीजें हैं, ये सब के सब जीरो टेक्नोलॉजी की है, वहां से शुरू करें। और धीरे धीरे जो अब रही बात के पार्ट्स कुछ बाहर आ रहे हैं, कि अगर नहीं बन पा रही है तो कम से कम जितने पार्ट्स बाहर से उपलब्ध होकर के हैं, वैल्यू एडिशन करके हम बनाना शुरू करें, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी हाथ आ जाएगी। जापान ने यही काम किया है, चाइना ने यही काम किया है, और चाइना ने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के अनुबंध भी किए। आज सुबह ही हमारी चर्चा अनिल शर्मा जी से हो रही थी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि किस प्रकार से जो मारुति कार का स्वदेशी के सामान, स्वदेशी का चीजें आने लगी, और उस अनुबंध के अंदर शायद आपका भी कुछ योगदान था, तो थोड़ा सा बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। मारुति जब बनी उस वक्त 90% जो उसका सामान था वो जापान से ही आता था। जापान में सुजुकी कंपनी या उससे वहां की कंपनियों से आता था। तो धीरे धीरे पहले ये हुआ कि 30 से 40% तक का इसका लोकल सोर्सिंग की जाएगी। तो लोकल सोर्सिंग के लिए उनको क्वालिटी चाहिए थी, तो उन्होंने उसी तरह वहां की उन कंपनियों को, जैसे मान लीजिए कुर्सी, उसकी जो सीट बनती है, उसका जो ग्लास बनता है, तो वहां जो उनके लिए बनाता था, उनको कहा कि आप आइए इंडिया में, भारत में आइए और अपनी कंपनियां यहाँ बनाइए। तो वो जॉइंट वेंचर्स आए। करीब उन्होंने अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाया गुड़गांव में। उस कॉम्प्लेक्स में मारुति के पार्ट्स को सप्लाई करने वाले बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स खड़े हो गए, और वो जॉइंट वेंचर्स आज सिर्फ सुजुकी को ही नहीं दे रहे हैं, वो उनका अब इतना प्रोडक्शन हो गया कि और भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके OEM सप्लायर्स हैं, वो मान लीजिए जैसे मेरे पास जैसे जिसकी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो असाही ग्लास, वो ग्लास बनाती है। आज भारतवर्ष में जितनी कारें बनती हैं उनका करीब 85% ग्लास एक ही कंपनी बनाती है, जिसको कभी मारुति के कारण सुजुकी ने प्रमोट किया था। तो इस तरह से, और फिर ज्यादातर वहां पर जो इस तरह प्रोजेक्ट आए, उसमें ये रहा कि अगले 6 या 7 साल में टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन होगा, हम आपको लाने दे रहे हैं यहाँ पर,
पर आप इसका टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन करें। तो 6-7 नहीं, कुछ उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अगले 10-15 साल में वो लगभग सारे प्रोडक्ट अब देसी प्रोडक्ट बन गए हैं। तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा एक मॉडल है, तो जिसको हम अगर इसी शेप को अगर हम अब आगे अगर ये जो हमारे मोबाइल फोन बन रहे हैं उसमें भी अब आगे देखें आप, एक ही साल में वो बढ़ता जा रहा है। वैसे भी जो आपने बात कही कि मजबूरी में विदेशी, और अब अगर हम देखें एक दिन में जो वस्तुओं का उपभोग है वह तो बहुत ही सीमित हो गया, लेकिन तकनीकी सेवाएं जो हैं उनका उपभोग लगातार होता है और बहुत ज्यादा समय के लिए होता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि मान लीजिए गूगल है, फेसबुक है, फेसबुक के ही इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और उसी तरह एंटरटेनमेंट में हम जाए तो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, ऑनलाइन मार्केटिंग का जाए तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। तो कुल मिला के ये जो सेवाएं हैं, तकनीकी सेवाएं हैं, जिन जो पूरी तरह से विदेशी कंपनियां हैं, और उनपे हम मजबूरी में जरूर हो सकता है किसी समय मजबूरी रही कि उनकी जो साइज थी, उनकी जो रीच थी, वो हमारी किसी भारतीय कंपनी के लिए संभव नहीं थी। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया कि हम भी कम से कम इतना हम प्रयास शुरू करें? चीन ने किया और चीन ने उनको रोका और अपने प्लेटफॉर्म्स, वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खड़े कर दिए। हम उस बारे में अभी तक, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा बाजार है, और हर महीने मेरे ख्याल से सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ का रेवेन्यू वो कमा रहे हैं, गूगल, फेसबुक, ये सब हमारे यहाँ से विज्ञापनों से और अन्य अन्य। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा सारा डेटा उनके पास है। हमारी एक एक बात की जानकारी, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, सब कुछ गूगल के पास है। हमारी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो उनके कहीं आसपास भी हो। तो स्वदेशी आंदोलन में मुझे लगता है कि ये एक व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखें कि हम वस्तुओं तक तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो तकनीकी सेवाएं हैं जिन पे बहुत ज्यादा निर्भरता है, या इवन मैं कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज है, तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा आपका जो प्रश्न का क्षेत्र है वो जरा डिफिकल्ट क्षेत्र में जा रहा है, और लेकिन मुझे उत्तर देने में बहुत आसानी है, मुश्किल नहीं है। उसका कारण जिस कक्ष में हम बैठे हैं तो सबसे जो बीच में चित्र लगा हुआ है श्रीधर वेम्बू जी का लगा हुआ है, और सौभाग्य से जो स्वदेशी जागरण मंच का स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है उसके भी मार्गदर्शक या संरक्षक, मुख्य संरक्षक के नाते श्रीधर वेम्बू जी हैं। आज सौभाग्य से अपना ही जो स्वदेशी जागरण मंच का एक और कार्यालय है, तो उस समय उसमें ये इस समय भाषण भी दे रहे हैं। और कल और परसों आपने पढ़ा होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, अश्विनी वैष्णव जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनको बुला करके और सारा का सारा अपना कार्य बजाय गूगल के या जीमेल के और व्हाट्सएप का भी इनका एट्राई नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर शिफ्ट किया है। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम लोग 2 दिन के लिए इनके सारे संस्थान को विजिट करने के गए थे, और हमारी अखिल भारतीय बैठक इन्हीं के स्थान पर थी। और हमको बहुत खुशी हुई कि किस प्रकार से 1 साल के अंदर जो उनका नेट प्रॉफिट था, 2500 करोड़ से ऊपर का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट विदाउट टैक्स, विदाउट इंटरेस्ट, उसमें से बहुत सारा हिस्सा उन्होंने अमेरिका से कमाया था, उन्होंने दूसरे देशों से कमाया था, और उनका कई एप्स और कई एप्लीकेशन जो है दुनिया भर के एडवांस देश खरीद रहे हैं, और सारा का सारा डाटा भारत में रहता है। तो अगर एक व्यक्ति, मैंने पूछा कि आपके पिताजी भी बहुत बड़े उद्योगपति होंगे कि जिसकी लेगेसी में आपको मिला, तो बोले नहीं, वो तो एक क्लर्क थे, कोर्ट में काम करते थे, और हम छोटे से गांव के अंदर रहते थे। मेरा यही सपना था कि ये बड़ी कंपनी जो मैंने विदेश में बनाई है, इसको मैं भारत में ले जाऊं, और आज तमिलनाडु के छोटे से गांव के अंदर ये कंपनी चलाते हैं। धीरे धीरे हमने एरिया बढ़ाना शुरू किया है। तो तकनीकी क्षेत्र के अंदर हम इस प्रकार की तरक्की कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये वर्तमान में हम जी रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि इससे रूबरू होने का एक अच्छा उदाहरण IIT मद्रास का है। पिछले महीने हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी वहां पर कॉन्वोकेशन में गए थे, और शायद वो भाषण आपने भी सुना होगा।
मुझे लगता है कि उसका टेक्स्ट बना करके और दोबारा से उसको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं आईआईटी मद्रास में ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा इसलिए लेने आया हूं कि मेरे पर एक ऋण है जिससे ऋण होने आ रहा हूं, क्योंकि जब भारत का 5G के बारे में हमको पता लगा कि युद्ध में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जानकारियां दूसरे देश में चली जाती हैं, तो हमने चाइना से पता किया कि आपने 5G का कितने समय में प्रयोग इसमें प्राप्ति की सफलता, तो उन्होंने कहा कि 16 साल 12 साल। उसके बाद कुछ और देशों से उन्होंने 14 और 16 साल में, हमें 2 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो वहां के डायरेक्टर कामाकोटी को हमने ये काम सौंपा। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्टूडेंट ने अच्छे प्राइवेट पार्टनर लेकर के और अच्छे विद्वान देश भर से लेकर के इंडिजीनियस 5G टेक्नोलॉजी डेवलप की, और उन्होंने कहा कि इसी का प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। साथ में उन्होंने जोड़ा कि कोई अगर कहता है कि भारत का उसमें नुकसान हुआ है या ये जहाज गिर गया, वो करे, वो सरासर झूठ बोलता है। सच्चाई ये है, हमारा कांच भी क्रैक नहीं हुआ, और ये सब हुआ है कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के कारण से हुआ है। तो आज ये कोई दूर का सपना नहीं है। ठीक है, अभी आर्मी के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्रीधर वेम्बू जी उसको प्राइवेट रूप में इस्तेमाल कर, सिविलियन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत में और भी ऐसे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अगर एक मिशन लेकर के हमारे देश के युवा इसमें बढ़ेंगे तो ये बहुत बड़े आसानी के साथ बाकी जगह भी प्रयोग हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, हाँ, रही भाई नेटफ्लिक्स की बात, मनोरंजन की बात आपने कही, और दूसरा अमेज़न और फ्लिपकार्ट, इन दोनों शब्द में ही उत्तर छिपा हुआ है। हम अमेज़न के साथ फ्लिपकार्ट को इस्तेमाल करते हैं। फ्लिपकार्ट एक भारतीय ने बनाया था, आप भी जानते हो किस प्रकार से मिनी बंसल उन्होंने बनाया था। उनको बेच दिया ये गलत बात है, लेकिन बनाया वो भारतीय है। तो अगर दो नौजवान इस प्रकार का फ्लिपकार्ट बनाते हैं जो उनको 16 अरब डॉलर में, 16 बिलियन डॉलर में खरीदना पड़ा, इसका मतलब उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इसके पास थी। तो अगर ये हमारे कुछ युवा इस प्रकार की चीजें डेवलप कर सकते हैं, हाँ, नहीं बेचनी चाहिए वो अलग बात है, पर बना सकते हैं, ये तो उसमें सिद्ध हुआ, ये और भी आगे बढ़ सकता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, भारत जिस दहलीज पर है इससे आगे और बढ़ सकता है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? रत्नू जी, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, उसको साझा करना यहाँ जरूरी समझता हूँ, अगर अनुमति हो तो। बोलिए। अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, GEM, उसकी वो अभी उन्होंने शुरू किया। अभी तक तो भारत की कंपनियों को ही वो जोड़ रहे थे। भारत की कंपनियों में अब वो एकदम ट्रू लोकल जिसको कहते हैं, अत्यधिक स्थानीय स्तर पर जोड़ने के लिए वो प्रयासरत है, और उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कल शुरुआत की। तो वहां मैंने पत्रकारों की एक फौज देखी जो वो ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने मार्केट प्लेस पर विदेशी बायर्स को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, सॉरी विदेशी सेलर्स को, बायर्स को नहीं, सेलर्स को। तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। आपने ऑब्जर्वेशन रखी है। उसका दूसरा पक्ष ये है कि EU के साथ, जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड की बातचीत चल रही है, उसमें एक उनकी मांग यह भी है कि हमारी कंपनियों को आप सरकारी ठेकों में आप अनुमति दीजिए, सरकारी ठेके लेने के लिए। उस पर भी बातचीत चल रही है। तो एक मुद्दा है जिसपे स्वदेशी जागरण मंच को थोड़ा सक्रिय रुख अपनाना पड़ेगा सरकार के साथ, क्योंकि अब लेकिन यही बात है कि जब आप ट्रेड डील करते हैं तो कुछ आप लेते हैं, कुछ देते हैं। तो ये मुद्दा गंभीर है और इसके पीछे बड़ी लॉबिंग हो रही है, और उसी लॉबिंग का मुझे लगता है वो पत्रकार भी एक हिस्सा बने हैं। कुछ PR फर्म्स भी उन्होंने हायर किए, और पूरी कोशिश ये हो रही है कि विदेशी कंपनियां, क्योंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बहुत बड़ा है, और प्राइवेट सेक्टर है वो कमा तो बहुत रहा है, प्रॉफिट उनके पास बहुत है, कैश रिच है बहुत सारी कंपनियां, लेकिन वो कैपेक्स नहीं कर रही है। तो बार बार प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री और अन्य अपील करते हैं, और जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वगैरह की, भाई प्राइवेट सेक्टर को भी कैपेक्स बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए अपना, ताकि रोजगार मिले, प्रोडक्शन बढ़े, ये सब हो। लेकिन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से
वो उससे बचना चाह रही हैं। शेयर मार्केट से भी बहुत उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत अपना पूंजी बढ़ाई है और प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले निवेश नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक भारत के साथ यह भी एक समस्या है कि जो R&D में जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को जितना करना चाहिए विदेशी कंपनियों के मुकाबले क्वालिटी के प्रोडक्ट निकालने के लिए, वह शायद कहीं कम है। प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस रहता है और थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ जाए तो तुरंत थोड़ा स्टेक सेल करने की भी एक प्रवृत्ति आ गई है। तो खासतौर से स्टार्टअप्स के बीच में भी तो ये गंभीर मुद्दा है कि विदेशी कंपनियां अब हमारे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर के अलावा तो ज्यादा कमाई तो गवर्नमेंट सेक्टर का काम करने में है, तो वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के ठेकों में भी उनको विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति मिले। और खाली ये जैम की GEM की जैम की आपने बात कही है, खाली वही नहीं, वो और भी बड़े बड़े ठेके हैं, उनमें भी वो चाहते हैं। तो भाई साहब मैंने जवाब दे दिया। ठीक है तो हम आपको ये कहें तो ये है मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। और अब एक थोड़ा क्योंकि ये विदेशी कंपनियों का ये सब बात भी आई, यहाँ से भी कुछ हाँ जी हाँ सर, जब आपने एक प्रश्न किया था डंपिंग, चाइना की डंपिंग, हाँ, तो उसमें भारत ने क्या प्रयास किए, अगर वो आप ऐसा है कि आपने जानते होंगे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान जो पटाखे बनाता था, क्या नाम उसका, शिवकाशी। तो वहां के जब मैं गया तो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके थे। चाइना से बहुत सस्ते पटाखे आ रहे थे, बहुत घटिया पटाखे आ रहे थे। तो तब हमने भी प्रश्न उठाया, बाकी को सुझाव भी दिए कि भारत का कोई दूसरे देशों से विस्फोटक पदार्थों के बारे में अनुबंध नहीं हुआ, इसलिए वहां से नहीं आ सकते। जो आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं और उसके खिलाफ एंटी डंपिंग करना चाहिए। तो सरकार ने उनका प्रतिबंध भी किया। लगभग 99 चीजों की जो एंटी डंपिंग करते थे उसके लिए नियम बनाए, उनको महंगा किया, उसको भेजने में कम किया। और 2017 के अंदर जब स्वदेशी जागरण मंच ने रामलीला में चाइना के सामान के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और लाख से ऊपर लोग आए थे, उस समय भी सरकार ने काफी सारे एंटी डंपिंग लॉ लागू करके चाइना के सामान को रोका था। और अभी आप देखते हैं कि दिवाली पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो चाइना से लाइट आती थी वो चाइना की बजाय भारत की झुग्गी झोंपड़ियों में बनी होती है। LED बल्ब छोटा जरूर खरीदते हैं, बाकी वायरिंग है, उसको सोल्डरिंग करना, ये काम करना, उसका प्लग है, ये सब का सब स्वदेशी होते हैं। तो ऐसा उसके कारण से काफी कुछ बचत होनी चाहिए। हीरूलाल जी, पिछले कुछ सालों में जैसे हमने देखा है कि विदेशी कंपनियां जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो उनको ये अलाउ किया गया अपने एक साथ उस एक डिमांड भी सुनी होगी कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड है, इंश्योरेंस कम होता है और म्यूचुअल फंड में भी हमारे ज्यादा निवेश हो सकता है, पेंशन की भी ऑन ड्यूटी पेंशन का भी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो मैंने एक अध्ययन किया कि ये जो दुनिया का जो स्टॉक मार्केट का खेल है उसका कुल लब्बो-लुआब ये है कि जो HFCs होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें कि इसको वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक या ट्रेडिंग कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक और ये सारी चीजें जो होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। इसका कभी मैं मैकेनिज्म किसी को समझना हो तो मैं बता दूंगा। ये क्या होता क्या है कि ये पूरा खेल ही ये है कि ये लोग कैसे हमारे यहाँ के इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड, हमारे यहाँ ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में या ग्लोबल वर्ल्ड ओवर, इनका पैसा ये मार ले जाते हैं सारा, अपना प्रॉफिट दिखा के ये लोग इन्वेस्टर रहते हैं और वो लोग म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा लगाते हैं और ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ये सारी चीज जो है उनका पैसा उठा के ले जाते हैं। और ये वन वे प्रोसेस है। और जो हमारे यहाँ भी पकड़ा गया, देखा गया, कुछ कंपनियों ने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिए। हाँ, वो तो एक एग्जाम्पल है, उसने तो बहुत ज्यादा कमा लिया। तो ये इसको भी हमको एड्रेस करना चाहिए क्योंकि हम अब एक तरह से अपनी गर्दन जो है उनके रस्से फंदे में देते चले जा रहे हैं। वो हमको एकदम इतना कंट्रोल कर लेंगे, हमारे सिस्टम को पूरा करने के लिए कंट्रोल कर रही है, उस पर हमें कुछ ठीक है। आपका प्रश्न भी है, उत्तर भी है। शुभ नाम क्या अपना? प्रशांत से। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा। SBI में आप जनरल मैनेजर। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जैसी इंस्टीट्यूशन ही बचा सकती हैं।
और आपने ठीक आगाह किया है। आज उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे जमाने में जब बुजुर्गों पुराने से पूछोगे तो उस समय भी सोने को डबल करने का ठगी चलती थी। तो आज ये कंपनियां भी सोने को डबल नहीं 4 गुना करने का झांसा देती हैं। That is the point. तो उससे सतर्क रहना ये बहुत आवश्यक है और उसके लिए शहर का दरोगा भी जिम्मेवार होता है। कहीं ना कहीं साठगांठ उसकी भी होती है, लेकिन समाज के जो ओपिनियन मेकर होते हैं वो सचेत करते रहते हैं। तो जो सास बहू को बता के रखती है उसकी बहू बच के रहती है उसमें से। तो आज भी ये आवश्यकता सोने को ट्रिपल करने की, 4 गुना करने की, कोई ऐसा हो नहीं सकता, सबको समझ में आता है। लेकिन वो जैसे सोने के मृग के लिए सीता जी ने उदाहरण दिया कि सोने का मृग नहीं होता है, तो ऐसे ही ये भी डबल सोना करने वाली या इतना प्रॉफिट देने वाली कंपनियां नहीं होती है। ये है तो मकारी है, झूठी है। इसके लिए सचेत करना बहुत आवश्यक है। शाकाहारी और मांसाहारी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के ऊपर में हरा और लाल ऐसा एक सिंबल जो है छपा होता है, प्रिंट करने का प्रावधान। तो वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज या उससे संबंधित उनके एडवर्टाइजमेंट, इसमें स्वदेशी है या स्वदेशी नहीं है, इसको इंगित करने का जो है कोई हमारे तरफ से सरकारी प्रयास बने, इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है क्या या हो सकता है क्या, ये थोड़ा सा एक जानकारी। ठीक, ऐसा कि हमने इस पर सोचा, ये जिसे बहुत आजकल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनमें से एक है जिसका उत्तर भी हमारे पास बहुत समाधान पूर्वक नहीं है। उसका कारण क्या है कि एक संस्थान ने, इस्लामी संस्थान क्या नहीं, हमदर्द नहीं, जो ये हलाल सर्टिफिकेशन का इसी प्रकार से गैर सरकारी प्रयास किया था। तो यूपी के अंदर जो हाल उसके बारे में किया है, तो उसके बाद जो अपना सर्टिफिकेशन देने वाले लोग हैं वो थोड़े सहमे हैं, डरे हैं, क्योंकि गैर कानूनी है, ऐसा कोई है। तो वो तो सरकारी प्रयास है, ठीक है, शुरू एक व्यक्ति ने किया लेकिन सरकार ने उसको अपना लिया। परंतु हम और तरीकों से कि ये स्वदेशी है, ये नहीं है, शायद सरकार तो इस मौजूदा अनुबंधों के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर उसके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन समाज के लिए, स्वदेशी के लिए कितनी मात्रा में संभव है, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी में स्व भी आता है, परिवहन भी आता है, स्वावलंबी भी आता है। तो 20-25 साल पहले हम वॉलमार्ट की बात करते थे कि वॉलमार्ट आ रहा है तो छोटे छोटे उद्योग धंधों को, छोटे छोटे व्यापारों को खा जाएगा। लेकिन आज चाहे वो अपने ही हो क्यों नहीं हो, डिजिटल मार्केटिंग जो है, वन मार्केटिंग छोटे छोटे व्यापार को खा रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो रही है, मार्केट में कोई ग्राहक कम से कम जाते हैं। बिग बास्केट हो चाहे इंस्टा मार्ट हो, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को घर तक सामान पहुंचा रही है अधिक से अधिक छूट देकर, तो जिस तरह छोटे छोटे व्यापारियों के व्यापार बंद हो रहे हैं और उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो इस बारे में स्वदेशी जागरण मंच क्या कर पा रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अभी इसी महीने की नागपुर में बैठक 15-16 अक्टूबर सितंबर में नागपुर के अंदर देश के ऐसे 45 जो बड़े व्यापारिक संस्थान थे, यूनियन थी, कैट जैसी है, उद्योग मंडल है, इनको हमने इनवाइट किया था भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हम विचार करें। तो उसमें से 40 वहां 2 दिन के लिए रुके और बहुत ज्यादा सुझाव उनके आए। तो उसमें से 2 प्रकार की बातें निकली कि जो बड़ी कंपनियां कुछ अवैध काम करती हैं, डीप पॉकेट के कारण से इलीगल और अनएथिकल रास्ते इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी किस प्रकार का रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बनाया जाए और सरकार किस प्रकार से हरकत में आए, उन पे एक्शन ले सके। क्योंकि वो कोई भी अपराधी है तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती तो वो पकड़े में आना बड़ा मुश्किल होता है। जब समाज सचेत होता है तो वो जल्दी
पकड़ा जाता है। तो इनके ऐसे अनएथिकल जैसे वॉलमार्ट के ही स्टोर चल रहे हैं, वो B2B के लिए है, B2C के लिए नहीं है। लेकिन वो इस प्रकार का 1000 का कार्ड जो है वो थोक के व्यापारी के लिए बना देते हैं, जिसको हर कोई लेकर के चलता है और वहां से खरीद सकता है। तो 1000 का थोक का व्यापारी नहीं हो सकता। इसकी जैसी रिपोर्ट करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन होना आवश्यक। दूसरा ये है कि आखिरकार हमने भी व्यापारी को अपने मजबूत करना है। तो हमारे भी कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, या जो लोग बाहर थोड़े थोड़े घूमते थे, कि दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां थी जो ऑनलाइन सामान दे रही थी। तो रात को पैकिंग करते थे, सुबह सुबह 6-7 बजे तक उनकी कॉलोनियों के अंदर सप्लाई करके चले जाते थे। तो दुकानदार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही जानते, उसके बच्चे जानते हैं, सहयोग दिया जा सकता है। और जो श्रीधर वेम्बू जी का मैंने वर्णन किया, इनका एक काम ये भी है कि भारत के दुकानदारों को किस प्रकार से सामूहिक प्रयास करके कोऑपरेटिव बेस के ऊपर कैसे कर सके। इनका कहना है कि एक विदेशी कंपनी जो जहाँ की ज्योग्राफी नहीं जानती, यहाँ का टेस्ट नहीं जानती, यहाँ का जीपीएस सिस्टम नहीं जानती, वो यहाँ से कमा सकती है। तो भारतीय भी कुछ एडवांस हो जाए तो किस प्रकार से कर सके, उस प्रकार की टेक्निकल सहायता देने का काम। और सरकार का ONDC का प्लेटफॉर्म भी इसके लिए सहयोग करता है। हालांकि जितनी अपेक्षा उससे थी वो प्रगति नहीं कर पाया। तो ये दुकानदारों के लिए मिल करके उनकी अंदर की शक्ति को बढ़ाना और विदेशी जो हमले हो रहे हैं उसका मिल करके कैसे मुकाबला कर सके, ये जो उस दिन हमारा पारित हुआ है, शायद ये थोड़ा और प्रैक्टिकल रूप में आएगा तो इसके परिणाम ज्यादा दिखने शुरू होंगे। मैं इसमें थोड़ा सा एक और, क्योंकि ये कंपनियां काफी बड़ी बड़ी है, जैसे बिग बास्केट हो, मेरे ख्याल से शायद वो हिंदुस्तान में टाटा की है। टाटा की है, या रिलायंस रिटेल जो है वो दवाइयां बेच रही है, जब तक बड़ी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं। तो ये 300 रुपए के सामान में कहती है 100 रुपए भाई फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करो और 150 रुपए का हम ऑफर देंगे। तो इनसे छोटे दुकानदार जो है, जिनके पास छोटी छोटी पूंजियां है, वो किस प्रकार का मुकाबला कर सकती है, चाहे वहां से लोग मिल जाए, ये मुकाबला करने में सक्षम ये हमेशा से रहा है। जब कोई बड़ा कैपिटलिस्ट अपनी पूंजी के साथ लोगों को खरीदा तो कैपिटलिज्म कहलाता है। जब छोटे छोटे लोग सामूहिक पूंजी इकट्ठी करके काम करते हैं तो ये सहकारिता कोऑपरेटिव करता है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा प्रैक्टिकल छोटे छोटे लोगों ने दूध के क्षेत्र के अंदर दुनिया की बड़ी कंपनियों को कैसे मात करके, और अमूल जो है दुनिया भर के देशों में अपना सामान बेचा है, वो कोऑपरेटिव है, उसका सब फायदा उनको जाता है। तो जो कोऑपरेटिव है उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कोऑपरेटिव मंत्रालय को अपने पास रखा है, तो इसीलिए इसका महत्व गुजरात के किसानों को हम लोग तो देख के आए हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे किसान को सस्ती चीज मिलती है अमूल के कारण से। उसका प्रोडक्ट, यानी हम हैरान थे कि दिल्ली में दूध उस समय 40 रुपए किलो मिल रहा था, वो 45 रुपए खरीद रहे थे। तो मैंने कहा आप 45 कैसे खरीद सकते हो? बोले इसमें क्रीम बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जिसको हम निकाल करके ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो कुल मिला के हमको प्रॉफिट होना चाहिए। तो बड़े स्केल के प्रॉफिट जो है वो छोटे लोगों को भी उपलब्ध हो सकते हैं। जो वानर सेना भी है बड़े बड़े लोगों को हरा सकती है अगर कोऑपरेटिव सिस्टम हो। तो ये उसका कुछ इलाज है जिसको और इलाजों के साथ साथ प्रैक्टिकली किया जा सकता है, किया गया है। और कुरियन का सपना तभी सफल हुआ है, तो ऐसे कुरियन और लोग चाहिए। अगले 4 वर्षों के लिए एक कार्यकर्ता या एक समर्थक के संदर्भ में आपके क्या गोल्स और स्ट्रेटेजी को लेके सुझाव है? बहुत अच्छा कहा। 5 वर्ग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा जो समाज को चलाते हैं। सबसे पहला है कि 1.5 करोड़ दुकानें हैं और 1.5 करोड़ ही स्ट्रीट वेंडर हैं। ये 3 करोड़ इनके पास, स्ट्रीट वेंडर के पास तो और आदमी नहीं होता है, दुकानदार के पास 2-3 होते हैं। तो ये 8 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जो समाज को बताते हैं कि ये चीज अच्छी है। दुनिया की कोई चीज बनाए चाहे कोई कंपनी बड़ी बनाए छोटी बनाए, कोऑपरेटिव बनाए कैपिटलिस्ट बनाए, बेचना आखिरकार
दुकानदारों ने होता है, वो जिसके बारे में जो चीज राय देता है उसको वो मानता है, तो उसका लंबे समय से अब है। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स और शॉपकीपर्स है, इनके साथ किस प्रकार से एक अच्छा रिश्ता बनाया जाए, विन विन का रिश्ता बनाया जाए। यही लोग पहले सब बावड़ियां बनाते थे, सब मंदिरों की रिपेयर कराते, बाजारों में लंगर लगाते थे, यानी जो भामाशाह का चित्र था वो इनके ऊपर सार्थक बैठता था। तो आज इसको आगे बढ़ाना चाहिए, उनके साथ संपर्क रखना और उनको ये स्वदेशी के बारे में जानकारी देना, इस मूवमेंट के बारे में जानकारी, इनमें उनका भी फायदा है, समाज का भी फायदा है। बड़ी कंपनी आएगी किसी और जगह काम करती है, जहां पैदा होते हैं वहीं काम करते हैं, वहीं रहते हैं, इसलिए उनका समाज के साथ ताल्लुक होता है। एक काम ये है। दूसरा है कि लगभग 4 करोड़ कॉलेज विद्यार्थी हैं, 20 करोड़ के लगभग विद्यार्थी है जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में टीचर है। तो ये जो शैक्षणिक संस्थान है, इनके अंदर जाना आना, वो स्वदेशी की बात सुनने को एकदम तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो स्वरोजगार और अपना कैसे काम चलाया जा सके उसके लिए तो हमने जो स्वावलंबी भारत अभियान बनाया है, ये पिछले साल 8.25 लाख बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है। मैं भी उसमें शामिल था। हमने 2,500 हजार बच्चे एक हॉल के अंदर बैठे हुए बाहर बैठे देखे। उनके टीचर का कहना था कि हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि ये बड़े ध्यान से 2 घंटे बातों को सुनते रहे। उसका कारण कि हम कोई बहुत अच्छे वक्ता ऐसा नहीं है। हमने अपने कार्यक्रम के अंदर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बुला रखा था, जिन्होंने बताया कि जी तो रेडी चलाते थे, मेरे पिताजी तो पोमचा लगाते थे। मैंने सोचा कि मैंने ये काम जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब प्रोवाइडर बनना है, तो मैंने अपना काम शुरू किया, ऐसा किया, फंडिंग की समस्या, तो 10-15 मिनट जो वो बोलते थे उसके बाद ढेरों प्रश्न होते थे। हमारा कार्यकर्ता बताने के लिए कहता था, तो ये विद्यार्थियों के अंदर, टीचर के अंदर ये जो बहुत बड़ी संख्या है, ये समाज के आगे ले जा सकते हैं। हर शिक्षण संस्थान स्वदेशी की प्रयोगशाला और स्वदेशी की संचारशाला होती है। तीसरा बहुत बड़ा वर्ग जो है, इसके साथ साथ जाति बिरादरियों का है। समाज के ये ओपिनियन मेकर है, हर जगह पे जो ओपिनियन मेकर होता है उनके साथ संबंध रखना। उसमें से चौथा जो है, इसके साथ साथ है मंदिर है, धार्मिक स्थान है, गुरुद्वारे हैं। देश के अंदर 5.5 लाख 6 लाख मंदिर है, गांव है, तो 15 लाख लगभग धार्मिक संस्थान है। इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका हर समाज के वर्ग के साथ में है। तो जो 1905 का आंदोलन भी सफल ये हुआ था कि इन्हीं पुजारियों ने समाज का शिक्षण करना किया, ये लोग शिक्षक है। तो इनके साथ लास्ट 5वां पॉइंट है कि ये सोशल मीडिया है। ये छोटे छोटे अखबार निकलते हैं, बड़े अखबार कुछ बिक सकते हैं लेकिन ये किसी के बिके नहीं होते हैं। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर बनी बनाई पोस्ट लेकर के ओरिजिनल पोस्ट डालना, अच्छी पोस्ट डालना, अच्छे नाटक बनाना, उनका प्रदर्शन करना, वन एक्ट प्ले है, ये सब चीजों के साथ ये 5 हमने तरीके चुने हैं जिसके द्वारा हम आगे बढ़ने वाले हैं। और इस समय सौभाग्य से सरकार भी साथ सहयोग दे रही है। तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री की अपील हो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन उनकी अपील है और उनके अपने जीवन की भी है। तो जिसको जैन जी बोलते हैं उसको भी साथ लेना पड़ेगा, वो विद्यार्थियों के नाते, और समाज के नेतृत्व को भी साथ लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया, ये 5 क्षेत्रों के द्वारा हम आगे बढ़ने वाले। इसके अलावा ये संघ का शताब्दी वर्ष है, तो संघ ने पंच जो है परिवर्तन की बातें की है, उसमें एक सवाल है, थोड़ा सा उनके परिवर्तन भी होता है कि ठेगड़ी जी से किसी ने पूछा कि भाजपा भी स्वदेशी की बात करती है, स्वदेशी जागरण मंच भी स्वदेशी की बात करती है और संघ भी स्वदेशी का, लेकिन थोड़ा थोड़ा बातों में मुझको फर्क लगता है, ऐसा उसने कहा। तो मुस्कुराए, तो उन्हें साथ में गुरु मूर्ति जी बैठे थे, उनको कहा भी आप उत्तर दीजिए। तो गुरु मूर्ति जी ने कहा कि संघ का जो स्वदेशी है वो आने वाली शताब्दियों के लिए सोच करके बना होता है, जो स्वदेशी का स्वदेशी है वो आने वाले 25 साल के लिए बना होता है, और जो भाजपा का स्वदेशी होता है वो अगले इलेक्शन को ध्यान में रखेगा। लेकिन तीनों की दिशा एक है, वो
5 साल की नहीं करता है, ये 25 साल की नहीं करता है, ये 100 साल की नहीं करता है, लेकिन दिशा एक है। तो सभी अपने अपने रूप से प्रयास करेंगे। आज ये वातावरण है कि संघ के कार्यक्रमों में भी, समाज के कार्यक्रमों में भी, संत महात्मा भी बोल रहे हैं, इस सब को हम आगे लेके चलेंगे तो आने वाला जो 2047 का भारत है, जो कि आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तो मुझे लगता है कि जो सपने हमारे क्रांतिकारियों ने देखे थे, जो देशभक्तों ने देखे थे, वो पूरा होने का समय है। इसलिए ये समय ऐसा है, बरसात के मौसम में आप ईंट के ऊपर भी बीज रखोगे तो उग पड़ता है, और जब मौसम नहीं होता है तो गमले में भी लगाते हैं तो उगता नहीं है। तो आज ऐसा वातावरण है कि हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता हो सकती है। तो हम सब मिल के प्रयास करेंगे, सब अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज भारत नीति प्रतिष्ठान ने भी जो इनिशिएटिव लिया है और ये कार्यक्रम किया है, और आप सब लोग भी देर, हमारे कार्यक्रम लेट भी हो गया, उसके बावजूद ही बड़ी शांत चित्त से बैठे हुए मैंने देखा है। कोई बाद में कोई आया ही है, गया कोई नहीं है, और ऑनलाइन भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोग ऐसे लोग हैं कि जो उत्तर जानते थे लेकिन फिर भी थोड़ा देखने लगे भी कश्मीर लाल जी क्या नई बात कहते हैं, उसके सुनने के लिए आए हैं। एक बार लास्ट में बात कह रहा हूँ, किसी ने प्रश्न पूछा कि अर्जुन और कृष्ण हमेशा इकट्ठे रहते थे, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो उससे पूछ रहे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, ये कोई टाइम था, पहले क्यों नहीं पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि भी उत्तर तो अर्जुन भी जानता था क्योंकि साथ रहा है, उत्तर कृष्ण भी जानते थे, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि दुनिया भर के वीडियो उस समय लगे हुए थे, और वो जो दुर्योधन उनके पिताजी को बता रहा था, दुर्योधन के पिताजी को, संजय जो है, उसका इंटरनेट चल रहा था और सबको पता था कि इसकी एक एक चीज की वर्डिंग आगे लिखी जानी है, तो इसलिए कोई प्रश्न छूट ना जाए। तो ये अर्जुन किसी न किसी कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आप भी जानते हैं, उत्तर हम भी जानते हैं, उत्तर भी जानते हैं, तो इस बहाने से रिकॉर्डिंग हो गई। तो ये आगे समाज में वही जो आपने देखा होगा कि कुछ नया नहीं कहा, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, इससे खुश होने की जरूरत है कि आप बहुत कुछ ठीक जानते हैं। आपकी जो बातें हैं वही सबने घूम फिर के कही है, तो इसको सबको आगे बढ़ाना है, क्रिया रूप में देना है। तो रोज हमारा 1 घंटा लगना चाहिए। हम जो योग आसन के लिए समय लगाते हैं और पशु पक्षियों के लिए दाना देते हैं, वो तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन समाज के गरीब वर्गों के लिए भी और समाज के जो पिछड़े वर्गों के लिए भी, फेरी वालों के लिए, सबके लिए भी हम समय लगाएंगे, और वैज्ञानिकों से, विद्वान लोगों से भी बात करते रहेंगे कि देश के लिए करना है। युवा पीढ़ी के साथ स्कूलों कॉलेजों में जाओगे, आप लोग भी अच्छे जो अनुभवी हैं, मैं देखता हूँ कई सारे अच्छे सफल उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हैं। सत्यवीर जी भी आज मेरे कल, महावीर जी सत्यवीर जी के भाई है, वो भी आए, बहुत समय बाद मिले हैं, ऐसे ही और भी सज्जन हैं। तो अगर ये सब लोग जो पहले से स्वदेशी काम करते हैं एक बार पढ़ करके इसके अंदर जाएंगे तो आने वाला समय भारत का है। और मैं एक लास्ट बता दूं, वो इसलिए अमेरिका नहीं चिढ़ा है कि भारत पर टैक्स ज्यादा लगाना है, ये मोदी जी ने उसका फोन नहीं उठाया। सिंदूर ऑपरेशन के अंदर उसने देखा कि जो हथियार इजराइल के पास थे, जो S-400 रशिया के पास थी, वहां पर 70% एक्यूरेसी से काम करता है, ये 100% एक्यूरेसी से क्या कर रहा है, इन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं, इन्होंने अपना आगे बढ़ाया। तो विश्व की सबसे बड़ी सैन्य सामग्री भारत के पास है, इसको देख करके हड़पड़ा है। और ये सिंदूर के ऑपरेशन के मत ध्यान रखना कि पाकिस्तान आ रहा है, उसके पीछे जो है वो चीन भी आ रहा है और उसके पीछे अमेरिका भी आ रहा है। तो उससे हड़बड़ा करके भारत को कैसे न कैसे, और आप देखना 1971 में जो चाइना का विकास हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, इसलिए था कि भारत आगे निकल जाए। आज भी अंदर खाने उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हमारे पर टैक्स लगा रहे हैं, तो उनको खतरा भारत से है, खतरा आप लोगों से है, खतरा भारत की युवा पीढ़ी से है,
खतरा भारत की टेक्नोलॉजी से है, भारत के विजन से है। और भारत ने इन देशों के साथ लड़ाई नहीं करनी है। भारत ने हमेशा सात्विक वे में गरीबी के खिलाफ लड़ाई करनी है। ये जो प्रदूषण की लड़ाई हो रही है, जिसमें सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भारत ने जो अनैतिक व्यवहार हो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो भारत का बहुत बड़ा विजन है, उसके लिए शक्ति होना भी आवश्यक है। राम को तीर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रावण को मारना है तो तीर की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण को धर्म का अवतार थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता था कि इन पापियों को मारने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ेगा और कुछ स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी। तो भारत भी आज वो, उस समय भी भगवान कृष्ण ने काम किया, आज भी वो रणनीति अपनानी पड़ेगी। और ये सब बुराई का समाप्त करने के लिए है और अच्छाई को बढ़ाने के लिए है। तो आज एक वैश्विक हमारा जो मिशन है, उसके लिए हम सबको लगना चाहिए।